ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, राष्ट्रपति। क्या चल रहा है, राष्ट्रपति। तो हमने ये देखा था कि जो राष्ट्रपति हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 52 में। किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का क्या दिया गया है, पद दिया है, और कहां से लिया है तो ये भी आपको बता दिया था। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये किसका अंग होता है, संसद का। किसका, संसद का क्या होगा, ये अभिन्न अंग। संसद का क्या होगा, ये अभिन्न अंग। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि ये क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक क्या होगा, प्रधान। तो संसद का अभिन्न अंग या संवैधानिक प्रधान अगर किसी व्यक्ति को माना जाता है तो वो किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान होने के नाते कुछ शक्तियां प्रदान की गई भारतीय संविधान का। किसका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 या आप उसको कह सकते हैं अनुच्छेद 53। क्या कह सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जो भारत है, क्या है भैया, भारत, और भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या दी गए हैं, कार्य दिए गए हैं, और कुछ क्या दी गई हैं, शक्तियां। तो कार्य एवं शक्तियां किसमें है, या राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किसको दी गई है। तो मतलब आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो भारत के राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां है। अब क्या क्या कार्य करेगा या किस प्रकार से कार्य करेगा, या कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में। अब देखो इसको कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो पहली तो ये कि इसको नियुक्ति संबंधी शक्तियां होती है। क्या होती है, नियुक्ति। अब नियुक्ति संबंधी शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां रहेगी या किस किस की नियुक्ति करेगा, तो देखिएगा भारत का राष्ट्रपति हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह से, मंत्री परिषद की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन। लेकिन और भी बड़े बड़े पद, जैसे हम बात करते हैं न्यायाधीश, नाम सुना होगा आपने। अब न्यायाधीश कौन कौन सा, न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन है, मतलब जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति करेगा। देखो केग की नियुक्ति करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको। केग की नियुक्ति कौन करने वाला, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। बहुत बड़ा नाम है उसका, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो केग की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति भी कौन, एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का नाम सुना है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन, जैसे निर्वाचन आयोग होता है। क्या होता है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग जो होगा, इस निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। इसके बाद में एक डिपार्टमेंट होता है ओबीसी आयोग, एक होता है एससी आयोग, एक होता है एसटी आयोग, होते हैं ना, सभी के लिए अलग अलग आयोग बने हैं। तो देखिएगा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करने वाला, इसके साथ साथ ओबीसी आयोग, इसके साथ इसके बाद में वित्त आयोग। क्या, वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति भी कौन करने वाला, राज्यपाल की नियुक्ति, है ना। किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान इसलिए बोला जाता, क्या बोला जाता है, संवैधानिक प्रधान। तो इनकी क्या करेगा, ये नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार आपको समझ में आ गया क्या।
इसके बाद में जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको आप समझिए कि उसको होती है विधायी शक्ति। क्या होती है? अब विधायी शक्ति क्या होती है या किस प्रकार की विधायी शक्ति रहती है? विधायी मतलब आपको मैंने विधायिका पढ़ाया था या विधायिका बताया था, सबको बताया था क्या विधायिका या विधेयक कैसे आता है? तो देखिएगा, एक हमारे देश में क्या होती है? संसद। क्या होती है? और संसद के कितने अंग हैं? पहला कौन? राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति के बाद कौन? राज्यसभा, है ना। और राज्यसभा के बाद में लोकसभा। लोकसभा तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विधायी शक्ति किस प्रकार से होती है, कोई कानून होता है या कोई नियम होता है या कोई बिल होता है। क्या होता है? कोई भी बिल, अगर कोई सा भी बिल है तो वो बिल कहां आता है? पहले, फिर कहां होता है? फिर कहां? तो उस पर जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे तब तक बिल को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब बिल पास नहीं हो सकता। तो वो किसके हस्ताक्षर से बिल पास होगा? राष्ट्रपति ही क्या है? देश का संवैधानिक प्रधान है। इसलिए कोई सा भी बिल अगर आ रहा है तो उस बिल पर हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? लेकिन एक बिल होता है जिसका नाम है धन विधेयक। क्या होता है? इसका नाम सुना है? धन विधेयक। देख, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया। किसमें किया गया? धन विधेयक ऐसा बिल है जो लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, पहले राज्यसभा में नहीं होता। लेकिन कईयों बिल ऐसे रहते हैं जो राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पहले कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। तो विधायी शक्ति में और कौन कौन सी शक्तियां होती है? जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ। क्या हुआ? लोकसभा का क्या हुआ? चुनाव। लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा का चुनाव जीतने वाले जो लोकसभा के सदस्य, उनको पहली बार उनको संसद में बुलाकर अपने वक्तव्य के द्वारा संबोधित करने का कार्य किसका है? पहली बार उस संसद का सत्र बुलाना कौन करेगा? राष्ट्रपति, मतलब उनको बुलाना। जिसके बाद में अगला क्या? सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना। ये पढ़ा होगा ना आपने। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके जो सदस्य लोकसभा जाते हैं तो लोकसभा को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का चुनाव के पश्चात क्या करेगा? लोकसभा को संबोधित और कौन करेगा? मतलब प्रथम अभिवादन या प्रथम भाषण किसका होता है? राष्ट्रपति संसद में जो लोकसभा के चुनाव जीतकर जाते हैं उनको संबोधित तो करता ही करता है, लेकिन लोकसभा को क्या कर सकता है? ये भंग भी कर सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसका है? अगली कौन कौन सी इसको शक्तियां प्रदान है? जैसे तीनों सेना। कौन सी सेना? तीनों सेना कौन कौन सी? जल सेना, और क्या? वायु सेना और थल सेना। पक्का? इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? इनका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होगा? ये याद रहेगा क्या? ओके। अब यहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से वो नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति करने के बाद क्या कार्य करता है? मनोनीत करने का अधिकार होता है। क्या करने का अधिकार होता है? मनोनीत करने का अधिकार, या हम कह सकते हैं मनोनयन का अधिकार। अच्छा, मनोनयन का अधिकार कैसे? ये आपको याद होना जरूरी है। दो प्रकार की चीजें रहती हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें फिक्स है, लेकिन जो लोकसभा है उस लोकसभा में अनुच्छेद 331, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 331। इसके तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय
आंग्ल भारतीय का मनोनयन, आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन, या उसको अपन क्या कर सकते हैं, आंग्ल भारतीय को क्या कर सकते हैं, मनोनीत, इनको मनोनीत करने का अधिकार किसको दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान का 331वां अनुच्छेद जो है, इसमें क्या दिया गया है, दो आंग्ल भारतीय लोग, दो आंग्ल भारतीय क्या, मान लो विदेशी माता हो, जैसे ब्रिटेन की महिला को ले आए यहाँ के कोई व्यक्ति या यहाँ का कोई नागरिक, तो बच्चा जन्म लेगा, वो क्या कहलाएगा, आंग्ल भारतीय, है ना। तो आंग्ल भारतीय की क्या, दो व्यक्तियों की लोकसभा की में क्या कर देता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और इसको किसका सदस्य बना दिया जाता है, लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य कौन बन सकता है, जो आंग्ल भारतीय रहता है वो। ये तो मनोनयन का अधिकार है ही है, लेकिन एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, नाम सुना है कितने लोगों ने, अभी तो बताया था। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, क्या होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों, 12 सदस्य वहां जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, और ख्याति प्राप्त किसमें, खेलों में, कला में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का मनोनयन या उसको मनोनीत कर सकते हैं, और किसका सदस्य बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा किस अनुच्छेद में है, 80(3) में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) यह कहता है कि राज्य सभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को सदस्य बना सकता है या मनोनीत कर सकता है। उनको क्या होना चाहिए, कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा, इनमें क्या होनी चाहिए, ख्याति प्राप्त। ख्याति प्राप्त मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे किसको नियुक्ति किया गया था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है। सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। क्यों बनाया गया, क्योंकि वो खेल और कला के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखते। अनुच्छेद 72 जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को, किसको भैया, राष्ट्रपति को किसकी शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की। किसकी शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है, ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसको क्षमा कर सकता है, किसी अपराधी व्यक्ति को, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपराध करते वक्त खराब था, बदमाश था, है ना, लेकिन अपराध करने के पश्चात वहां जेल में सुधर गया हो, जेल में क्या हुआ हो, सुधर गया हो, तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान है। मतलब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, जो सुधर चुका है, उसका जो सजा है उसको क्या कर सकेगा, कम कर सकेगा। कोई मृत्यु दंड हो चुका है, मतलब उसको क्या मिल चुका है, पहली शक्ति तो क्या कि अगर किसी व्यक्ति को क्षमा करना है, राष्ट्रपति को, किसी आरोपी को, तो वो क्या कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। राष्ट्रपति को दूसरी शक्ति यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हो, क्या मिला हो, और अगर अपराधी अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके उससे विनती करे कि साहब मुझे माफ कर दो, तो राष्ट्रपति मृत्यु दंड भी माफ करा सकता है, उसको सजा में परिवर्तित करवा सकता है। अगर कोई ऐसी महिला हो जो गर्भवती महिला हो, है ना, महिला जेल भी है ना, महिलाओं से भरी है जेल। हो अपराध सिर्फ पुरुषों के नहीं है, महिलाओं के भी अपराध होते हैं। तो कोई अपराधी महिला या गर्भवती महिला है, उसकी सजा को भी कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। गर्भवती महिला जो है, गर्भवती महिला की क्या कर सकता है, ये सजा कम कर सकता है। क्या कर सकता है, सजा कम। कौन सा व्यक्ति, या इसे
माफ भी कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? तो राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्रदान है। लिख लो जल्दी से। देखिएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, तो अगर हम बात करें, राष्ट्रपति क्या करेगा? जैसे जो संसद है, क्या है? संसद की बात अभी मैंने और भी बताई थी, वो उसकी विधायी शक्ति में भी आता है। भारतीय संसद में अगर किसी प्रकार का व्यवधान पहुंच गया या भारतीय संसद चल नहीं रही है, तो देखिएगा, अगर हम संसद की बात करें तो संसद में क्या आपको पता है? राज्यसभा और क्या लोकसभा। दोनों में अगर किसी बिल को लेकर असामंजस्य बना हो, किसी बिल को लेकर असामंजस्य बना हो या ये बिल पारित करने में कोई समस्या आ रही हो, दोनों क्या नहीं कर रहे हैं? निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, तो फिर क्या कर सकता है? इसी संसद के लिए संयुक्त बैठक, क्या संयुक्त बैठक बुला सकता है? कौन सा व्यक्ति? राष्ट्रपति दोनों की क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक। अच्छा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 क्या कहता है? कि राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त क्या होगी? बैठक होगी। और वो कौन बुला सकता है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य किसने किया और किस अनुच्छेद के तहत? समझ में आया? अब इसी में भारतीय संविधान का, किसका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में किसका उल्लेख किया गया है? रितेश, वीटो पावर। किसका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 क्या कहता है? कि जो राष्ट्रपति होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति को किसका? वीटो पावर क्या दी गई है? वीटो पावर। और किसको दी गई है? राष्ट्रपति को क्या दी गई है? अच्छा, वीटो पावर कैसा होता है या किस प्रकार का? जैसे कोई बिल है, मान लो पहले गया लोकसभा, फिर गया किसके पास? लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति की अनुमति नहीं हो उस बिल को पारित करने के लिए, वहां बिल उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में। उसके पास में 3 कंडीशन होती है। अगर कोई बिल जाता है तो या तो वो हस्ताक्षर कर दे या पुनः विचार के लिए भेज दे। अगर पुनः विचार करके बिल वापस आया है तो क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर उसको करने पड़ेंगे। लेकिन एक और शक्ति है जिसका नाम है वीटो पावर। वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है जिसका प्रयोग पहली बार ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग कब किया था? तो ये किया था 1986 में। पहली बार ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किसका प्रयोग किया? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम आया था। क्या आया था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। ज्ञानी जेल सिंह जो है, इन्होंने क्या किया कि इस बार वीटो पावर का प्रयोग कर लिया। वीटो पावर का प्रयोग करने वाला प्रथम देश का राष्ट्रपति कब किया था? बिल कौन सा था? है ना, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। अगली शक्ति कौन सी? राष्ट्रपति जो होगा ना, कौन होगा? राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान की जाती है? आपातकालीन। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती है। कितनी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां? देखो, अगर पहली शक्ति का प्रयोग किया जाए तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। एक है अनुच्छेद 352,
एक है अनुच्छेद 356, एक है अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की क्या दी गई है? शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति दी गई है या 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां। पहली है अनुच्छेद 300, दूसरी, तीसरी। अगर तीनों प्रकार की शक्तियों की बात अगर अपन करें तो पहली जो शक्ति होगी अनुच्छेद 352, क्या होगा? इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात। अगर देश किसी समस्या से गुजर रहा है या देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर देता है तो उस समय हमारे देश में क्या लगाया जा सकता है? अगर हम बात करें तो इसमें क्या लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। आपने देखा होगा राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता है, नहीं लगता है? जिस राज्य की सरकार या विधानसभा कार्य नहीं कर पाती, उस राज्य की सरकार में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन। अगला क्या? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात दिया है। क्या दिया है? और वित्तीय आपातकालीन शक्तियां किसकी हैं? जब देश में पैसों की समस्या आ जाती है, सरकार देश में पैसों का नियंत्रण नहीं कर पाती है, तब जाकर देश में क्या लगाया जा सकता है? हमारे देश में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घटनाएं कैसी होती है? आपने देखा होगा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कैसे होता है और कब लगाया गया था? आपातकाल इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था, याद है आपको? याद है जी? सन, और इसको तारीख याद रह गई यार ऊपर वो है। अच्छा, इसलिए तुम आपातकाल में हुआ है, समस्या में? समस्या तो नहीं हो तुम देश की। तो कितने प्रकार के आपात? देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 123 क्या जारी करता है? अध्यादेश, जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। कैसे की जाएगी? भारतीय संविधान के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सभाएं होती हैं, वो सभा अगर किसी कारणवश किसी बिल पर उलझ रही है, क्या हो रही है? बिल पर उलझ रही है या उस समय कार्य नहीं कर रही है, लोकसभा या कार्यपालिका कार्य नहीं कर सकती, उस समय पर राष्ट्रपति को यहाँ अनुमति या यहाँ शक्ति प्रदान है कि वहां अध्यादेश जारी करेगा और उस बिल को पारित कर देगा, जो सबको मानना पड़ेगा। वहां किसका आदेश होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है? देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का, किसका भैया? सर्वोच्च न्यायालय, या हम इसे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उससे क्या कर सकता है राष्ट्रपति? क्या ले सकता है? परामर्श कर सकता है। क्या कर सकता है? परामर्श। तो राष्ट्रपति क्या कर सकेगा? राष्ट्रपति परामर्श कर सकेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, और किससे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। और क्या होगा उसमें यह होगा कि वो परामर्श कर सकता है किसी भी बिल को, किसी भी कानूनी चीज को लेकर, लेकिन उसको माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। सिर्फ वो उससे क्या कर सकता है? अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है।
कितने? 5 लाख रुपए मासिक है, और अन्य वेतन भत्ते और पेंशन सारा इनको मिलता ही मिलता है, सारी सुविधाएं इनको मिलती है, लेकिन 5 लाख रुपए इनका क्या है? वेतन है। तो राष्ट्रपति को बहुत वेतन दिया जाता है, 5 लाख रुपए।